हेलो फ्रेंड्स, आई एम CA करण तोशनीवाल एंड यह मेरा सेकंड सेशन है जीएसटी पर। और फर्स्ट सेशन में हमने देखा था सेक्शन 7 सप्लाई, सेक्शन 9 लेवी ऑफ सीजीएसटी एक्ट का देखे थे हमने, यानी सेम लाइन पे एसजीएसटी भी वर्क करता है, ये भी बताया था। उसके बाद में हमने देखा था कि डेफिनेशंस गुड्स की, सर्विसेज की, कंसिडरेशन, बिजनेस, वो सब चीज़ें देखे थे हमने। उसके बाद में कुछ टर्मिनोलॉजीज जो शेड्यूल 1 में कवर्ड है, जो कि सप्लाई इवन दो विदाउट कंसिडरेशन सेक्शन 7(1)(c के साथ में जो अंडर में जो दिया है शेड्यूल 1 उस रिलेटेड, तो ये सब पॉइंट्स हमने देखे थे। तो पहले मैं यहाँ पे रिवीजन कवर कर देता हूँ सेक्शन 9, सेक्शन 7 और शेड्यूल 1। ये हमारा ओल्ड सेशन का, इस सेशन का नहीं है। इस सेशन में हम डिटेल में देखेंगे, ओल्ड सेशन का 2 मिनट्स में रिविजन कर लेते हैं। सेक्शन 9 लेवी ऑफ सीजीएसटी एक्ट। पहली बात तो हरदम एक बात तो बोलूँगा, इट इज़ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये सप्लाई पे लेवी होता है, ना कि मैन्युफैक्चर या सेल या पर्टिकुलर जो ट्रिगर एक्ट करेगा। एक एक्टिविटी ट्रिगर करेंगी, वो है सप्लाई, और सप्लाई डिफाइंड है अंडर सेक्शन 7। तो हम देखेंगे सेक्शन 9। उसके बाद और उसके पहले मैं एक बेसिक चीज बता देता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे बर्डन इज पास ऑन टू अल्टीमेटली बर्डन इज पास ऑन टू कंज्यूमर। एंड बर्डन कौन पास ऑन कर सकता है? जो रजिस्टर्ड पर्सन है। तो सेक्शन 9 में हमने देखा था कि जो भी सप्लाई, सीजीएसटी एक्ट का बोल रहा हूँ मैं, सेम लाइन पे एसजीएसटी वर्क करने वाला है। लेवी सेक्शन 9 हमने देखा था, चार्ज बेसिकली सप्लाई पे चार्ज क्रिएट करेंगे और उस पर जीएसटी लगाने के लिए सेक्शन 9 लेवी करता है। तो सेक्शन 9 क्या बोलता है? देयर शैल बी लेवीड टैक्स सीजीएसटी बेसिकली, और इसका और सीजीएसटी में इंट्रास्टेट सप्लाई, ठीक है, उसमें इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज। उसके बाद में इंट्रास्टेट सप्लाई की वैल्यू पर होगा, वैल्यू डिटरमाइन होंगी अंडर सेक्शन 15 अलॉन्ग विथ रूल्स। उसमें रूल 27 to 32 अपन देखेंगे डिटेल में, वहाँ प्रोविजंस, वहाँ की प्रोविजंस में ये कवर होने वाला है, ठीक है। अभी तो मैं बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ। उसके बाद में भरेगा कौन? टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन में मैंने एक चीज बताया था, सेक्शन 22 प्लस रूल 10, अगर आपने पढ़ा होगा, लास्ट टाइम डिस्कस करे थे कि टैक्सेबल पर्सन मतलब पर्सन लायबल टू रजिस्टर एंड पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड, मतलब पैसे तो इन दोनों को भरने हैं। जो लायबल टू रजिस्टर है वो भी भरेगा। सेक्शन 22-24 में लायबल हो गया आप कंपलसरी, या थ्रेशोल्ड आपका क्रॉस हो गया, आप लायबल हो गए। उसके बाद में मैं बोल रहा हूँ आईटीसी के वक्त ये खेलता है प्रोविजन, सबसे ज्यादा रूल 10 का आईटीसी में काम आएगा। आईटीसी किसको मिलेंगे? रजिस्टर्ड पर्सन को। आप देखेंगे सेक्शन 16(1) आप देखेंगे तो एक रजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी मिलेंगे इफ यूज्ड इनपुट्स, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज, जो गुड्स है तो वो इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज करता है तो मिलेंगे। सेक्शन 16(2) में एलिजिबिलिटी कंडीशंस है। 16(2) क्या बोलता है? आपके पास बेसिकली कुछ कंडीशंस दिए जो हम आईटीसी चैप्टर में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो सेक्शन 16(2) और उसके दो प्रोविजो हमको वो देखना पड़ेगा। 16(3) है टाइम लिमिट, और 16(3) डेप्रिसिएशन रिलेटेड बोलता है कि आप डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। 16(4) टाइम लिमिट का है। ये सब टर्मिनोलॉजीज हम बाद में देखेंगे, अभी इतना ही फोकस करो कि टैक्सेबल पर्सन को भरना है, ठीक है। टैक्सेबल पर्सन में छोटा सा यहाँ पे बता देता हूँ रिवीजन में भी कि सेक्शन 22 क्या बोलता है? टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन प्लस लायबल टू रजिस्टर, ठीक है, इन दोनों को टैक्स तो भरना है। लेकिन आईटीसी कैसे मिलेंगे? आईटीसी लायबल आईटीसी मिलेंगे आपको जिस दिन से आप रजिस्टर्ड पर्सन बने। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, लास्ट लेक्चर में मैंने ये वर्ड नहीं यूज किया था, ये वर्ड आप यूज करिए। और ये रूल 10 के अंदर सेक्शन 22 प्लस रूल 10, ठीक है, ये बोलता है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या बोलता है? अगर आप 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, 30 डेज के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपकी डेट ऑफ लायबल आ जाएंगी। आप डेट ऑफ लायबल से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, अगर आप 30 डेज में कर रहे हो। अगर आप आफ्टर 30 डेज अगर अप्लीकेशन कर रहे हो फॉर रजिस्ट्रेशन तो आपका आ जाएगा आरसी का डेट, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन जो है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ से देखेंगे। और आईटीसी जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब जो टैक्स एडजस्ट करना है आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट, वो आईटीसी रजिस्टर्ड पर्सन के अकॉर्डेंस में आप देखेंगे कि डेट ऑफ बिकमिंग लायबल 30 डेज में आएगा, नहीं तो आरसी से, मतलब डेट ऑफ बिकमिंग लायबल से आरसी के बीच के 30 डेज के बाद किया तो ये जो डेज है इसका आईटीसी उसको मिलेगा नहीं। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है। तो एक शॉर्ट टर्मिनोलॉजी टैक्सेबल पर्सन से इंपॉर्टेंट था, जरूरी नहीं था सेक्शन 16 यहाँ पे बोलना, पर इंपॉर्टेंट था ताकि आपके दिमाग में ये थीम बने। ओके, आपको बाद में हल्का लगेगा कि नेक्स्ट
सेक्शन 15 में वैल्यूएशन होगा, फिर रेट, टैक्सेबल पर्सन, अच्छा टैक्सेबल पर्सन भरेगा मतलब एनसीएम भी आएगा, आरसीएम भी आएगा। एनसीएम यानी फॉरवर्ड चार्ज और आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रेसिपिएंट विल पे टैक्स, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स रेट, दिमाग में मतलब आगे क्लियर होगा। ये डेफिनेशन लेवी की क्लियर हो जाएंगी, आपकी थीम बन गई है, ये थीम बनना होगा। उसके बाद में लेवी की सेक्शन 9, सेक्शन 7 देख लो आप, सप्लाई। सप्लाई लेवी काय पे होगा, सप्लाई पे, तो वो सेक्शन 7 से घूम के आएगा। 7 क्या है, सेक्शन 7(1)(a) सप्लाई होगा इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन। अगर आप सप्लाई कर रहे हैं गुड सर्विस का, मेड और अग्री टू बी मेड, जरूरी नहीं है कि आपने अग्री टू बी मेड, एडवांसेस पे भी लेवी आ सकती है। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई में हम देखेंगे कैसे पेमेंट करना है, किस समय पे पेमेंट आएगा, किस मंथ में लाइबिलिटी ऑफ टू पेड टैक्स आएगा, सेक्शन 12, 13, 14 जो हम देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई में। बट सेक्शन 7 क्या बोल रहा है, 7(1)(a) ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई फॉर कंसिडरेशन। 7(1)(b) क्या बोल रहा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। पर्सनल होगी तो भी चलेगा, टैक्स करो उसको। जरूरी क्या है, कंसिडरेशन। 7(1)(c) क्या बोल रहा है, शेड्यूल 1 वाला सप्लाई। मैं शेड्यूल 1 यहाँ पे एक्सटेंड कर देता। शेड्यूल 1 वाला सप्लाई मतलब 7(1)(c) बोलता है ऐसे सप्लाई जिसके अंदर कंसिडरेशन ना भी हो, 7(1)(a) या b में ना भी आता हो, तो 7(1)(c) में लाना जरूरी है। दोनों एंड है, एक तो गवर्नमेंट को चाहिए भी था और एक तो अपने को भी चाहिए था। मैं दोनों एक्सप्लेन करूंगा क्यों। शेड्यूल 1 का लास्ट सेशन में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, अभी मैं रिवाइज कराऊंगा इन शॉर्ट। तो पहले तो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड। शेड्यूल 1 का देखा था हमने, बिजनेस असेट का परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हैं आप, ऑन विच आईटीसी हैज बीन ऑलरेडी अवेल्ड। तो ऐसी बिजनेस असेट आप फ्री में बांट रहे हो। एक ही चीज पर ध्यान दो, शेड्यूल 1 कब आएगा, फ्री, विदाउट कंसिडरेशन। 1 रुपी भी कंसिडरेशन है तो आप कंसिडरेशन है, ठीक है। वो 1 रुपी एक्ट 4 भी अरेंज कर दिया होगा कंसिडरेशन में। हमने देखा था कि मनी भी दिया है या एक्ट 4 भी अरेंज कर दिया है, तो वो भी एक्ट 4 भी अरेंज की मॉनेटरी वैल्यू या मनी दोनों भी कंसिडरेशन है। बट कंसिडरेशन एक्सक्लूड सब्सिडी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सब्सिडी बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड डिपॉजिट अनलेस इट इज अप्लाइड टुवर्ड्स कंसिडरेशन। मतलब अनलेस इट इज अप्लाइड टुवर्ड्स सप्लाई, एडजस्ट कर दिया आपने। 10,000 का डिपॉजिट लिया, वो एक्सक्लूड होगा, लेकिन 10,000 का डिपॉजिट लिया, लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था कि अगर वो आपने अप्लाई कर दिया फॉर कंसिडरेशन, मतलब आपने उसके अगेंस्ट अप्लाई दिया, ऐसा लिख दिया अपनी बुक्स में, उसको बुक कर लिए, तो फिर ये डिपॉजिट नहीं ट्रीट होगा, ये कंसिडरेशन ट्रीट होगा और लेवी आ जाएगा, ठीक है। हमने देखा यहाँ पे कौन से, विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। विदाउट कंसिडरेशन परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। सेकंड, सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन, बट इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस रहना चाहिए, फ्री वाला। इसमें क्या याद रखने बोला था, रिलेटेड पर्सन, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय आर रिलेटेड, बट 50,000 के पर फाइनेंशियल ईयर के गिफ्ट्स यानी फ्री सप्लाई जो हम देख रहे हैं, वो गुड्स का हो या सर्विस का हो, फ्री सप्लाई 50,000 पर फाइनेंशियल ईयर तक, उस लेवल तक अगर आप उस लिमिट तक अगर आप दे रहे हो, आप कौन, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है 50,000 तक का सप्लाई, देन इट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। मतलब विदाउट कंसिडरेशन है, शेड्यूल 1 में नहीं आ रहा है, मतलब नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, मतलब एग्जाम नहीं बोल रहा हूं मैं, शेड्यूल 1 में नहीं आ रहा है, डीमिंग फिक्शन नहीं लगेगा उस पे, जो डीम किया जा रहा है, डीम टू बी सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद में हम देखेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स कहाँ, सिर्फ गुड्स का बोल रहा हूं मैं, बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल टू एजेंट कब, एजेंट फर्दर सप्लाई कर रहा है, एजेंट टू प्रिंसिपल कब आएगा, जब एजेंट रिसीव कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो ये जो सप्लाई हो रहा है विदाउट कंसिडरेशन होता है, प्रिंसिपल एजेंट को विदाउट कंसिडरेशन में दे रहा है गुड्स फ्री में, या कंसिडरेशन नहीं ले रहे अभी, बाद में बिल बनाएंगे, बाद में देखेंगे, पर यहाँ पे लेवी हो जाएंगी। डीम डिस्टिंक्ट पर्सन में भी वैसे ही बताया था मैंने कि अभी रिलेटेड पर्सन और डीम डिस्टिंक्ट पर्सन जो हमने क्लॉज 2 में देखा, उसमें भी सेम है, सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज दोनों है वहां पे, और रिलेटेड पर्सन सेक्शन 15 में है, एक्सप्लेन है सेक्शन 15 फर्स्ट सेशन में। रिलेटेड पर्सन मतलब वही जो कॉमन कंट्रोल 25% वोटिंग पावर कोई होल्ड कर रहा है दोनों में, उसके बाद में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, कॉमन कंट्रोल, फैमिली मेंबर्स, ये सब जो वहाँ पे टर्मिनोलॉजी डिस्कस किए थे, ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ कॉमन ऑफिसर डायरेक्टर, तो वो सब रिलेटेड पर्संस में आएगा सेक्शन 15 में। और डीम डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है वो भी बता दिया था आपको। इस्टेब्लिशमेंट्स जो है इंटरस्टेट है तो भी वो माना जाएगा डीम डिस्टिंक्ट पर्सन,
मतलब अलग अलग पर्सन है वो, उनके बीच में अगर फ्री ट्रांसफर होंगे तो हम सप्लाई मान लेंगे अंडर शेड्यूल 1 पैरा 2 बोलो या क्लॉज 2 बोलो। ओके, और डीम डिस्टिंक्ट पर्सन में कब छोड़ सकते हैं हम? डीम डिस्टिंक्ट पर्सन में सेक्शन 25(4) वो डीम डिस्टिंक्ट पर्सन ना हो तो ही बचेगा विदाउट कंसिडरेशन के सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज। कब होगा ऐसा? जब आपके सेम स्टेट में आपके दो एस्टेब्लिशमेंट है जो सेपरेटली रजिस्टर्ड नहीं है। अगर सेपरेटली रजिस्टर्ड होंगे तो वो भी डीम डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे। इंटर स्टेट तो है ही है, सेम स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिए तो भी गया, ठीक है, शेड्यूल 1 में माना जाएगा फ्री सप्लाई भी। उसके बाद में आपको बोला है सप्लाई ऑफ गुड्स प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल टू एजेंट में हमने देखा था फर्दर सप्लाई एजेंट कर रहा होगा तो खुद का इनवॉइस बनाएगा, तो उसको आईटीसी लगेंगे, एक लॉजिक बताया था, उसको आईटीसी लगेंगे, इसलिए शेड्यूल 1 में यहाँ तो फ्री ट्रांसफर हुआ प्रिंसिपल टू एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा कि तू बेच दे फ्री सप्लाई, पर एजेंट जब बिल बना रहा है, खुद का बना रहा है, तो उसको आईटीसी लगेंगे, वो वाला यहाँ पे लाना पड़ेगा। इनपुट टैक्स रेट उसको लगेगा क्योंकि आउटपुट लाइबिलिटी आएंगी उसकी सप्लाई पे, और इनपुट टैक्स रेट किसके पास पड़े? वहां पे प्रिंसिपल के पास। इसीलिए डीम मानना पड़ा कि इसने जो फ्री ट्रांसफर कर दिया है ये सप्लाई है, ये मानना पड़ा। इसका लॉजिक भी बताया था आपको। उसके बाद में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और फर्दर सप्लाई में कौन सा नहीं आएगा? जो खुद का ओन बिल बनाता वो यहाँ आएगा, यानी वो सप्लाई है। और जो खुद का ओन बिल नहीं बनाता, प्रिंसिपल का ही बिल इशू करता है, उसका कमीशन पोर्शन पे वो जीएसटी भरेगा। ये सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट कंसिडरेशन यहाँ पे लेवी नहीं होगा, ये प्रोविजन, यानी वो सप्लाई नहीं। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन सेक्शन 7(1)(b) विदाउट कंसिडरेशन दो पर्सन के बीच में, बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेम पर्सन, ठीक है। ये हो गया शेड्यूल 1। सेक्शन 7(1)(a)(b)(c) देख लिया हमने, सी भी आ गया आपका। ये क्या था? सेक्शन 7(1)(c), बस इतना ही देखे हमने रिवीजन में भी। और 7(1)(c) के बाद आप देखो सेक्शन 7(1)(a) क्या बोलता है? शेड्यूल 2 में हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है, पर्टिकुलरली सप्लाई काय का है, गुड्स का है या सर्विस का, हम देखेंगे बाद में। सेक्शन 7(2)(a) में देखेंगे आप, ए में वो सप्लाई है जो कि सप्लाई नहीं माने जाएंगे। डोंट एवर थिंक कि वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है। 7(2)(a) इज नॉट एग्जेम्प्ट सप्लाई। 7(2)(a) तो ये सप्लाई है, ऐसे सप्लाई है जो कि सप्लाई माने ही नहीं जाएंगे। दो अपने को दिखेगा नजर से, दो वी विल फील दैट इट इज लाइक अ सप्लाई, बट इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। मतलब सप्लाई नहीं, मतलब सेक्शन 7 में नहीं, मतलब 9 में नहीं लेवी, मतलब जीएसटी नहीं। ओके, तो हम देखेंगे 7(2)(a) बोल दिया आपको। 7(2)(a) क्या है? शेड्यूल 3 में दिए हुए सबके लिए, शेड्यूल लास्ट सेशन में बोला था ये। और 7(2)(b) क्या बोला है? गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, मतलब लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट के लिए, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के रिलेटेड ऐसी एक्टिविटीज हम सप्लाई नहीं ट्रीट करेंगे। 7(2)(b). 7(3) क्या है? पर्टिकुलरली गुड्स का सप्लाई माना जाएगा या पर्टिकुलरली सर्विस का स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन है, ओके, वो नोटिफाई होगा। आपका सेक्शन 7 हो गया। 9 हो गया कंसिडरेशन। बिजनेस में मैंने एक ध्यान रखने बोला था कि कॉमेंसमेंट आप करते हैं बिजनेस का, ये भी बिजनेस एक्टिविटी मानी जाएंगी। आप कॉमेंसमेंट करने से पहले भी अगर आप बिजनेस कॉमेंस कर रहे हैं, छोटी मोटी असेट्स ले रहे हैं, पर आपका इफेक्टिव बिजनेस कॉमेंस नहीं हुआ, तो आपको आईटीसी मिलेंगे, बिकॉज इट इज कवर्ड इन डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। इवन वन टाइम एक्टिविटी बिजनेस है, ट्रेड, कॉमर्स, प्रोफेशन, वोकेशन, क्लब, एसोसिएशन अपने मेंबर्स को फॉर कंसिडरेशन सर्विसेज दे रहा है, गुड्स दे रहा है, अवेल करके दे रहा है, ये सब बिजनेस एक्टिविटी। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट एक्टिविटी है फॉर पब्लिक अथॉरिटी एज एक्ट कर रहा है, वो एक्टिंग एज पब्लिक अथॉरिटी, दे ऑल्सो आर डूइंग बिजनेस एक्टिविटी, दे आर दिस एक्टिविटी इज टू बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। बिजनेस की डेफिनेशन में हमने देखा था सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में हमने कंसिडरेशन देख लिया अपनी डेफिनेशन। गुड्स क्या है? गुड्स मतलब क्या? गुड्स इज एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, आपको दो चीज बाहर निकालनी है इसमें, मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटीज आर नॉट गुड। और इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम में एक बात ध्यान रखने बोला था, आज शेड्यूल 3 डिस्कस होगा। एक्शनेबल क्लेम में यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम एक्सेप्ट बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी सप्लाई ही नहीं है। शेड्यूल 3 अभी पता है, सेक्शन 7(2)(a) शेड्यूल 3 अभी बताया मैंने। 7(2)(a) में पर्टिकुलर एक्टिविटी आर नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, ओके। उसके बाद में हमने क्या देखे? सेक्शन 7(3) हो गया, सप्लाई हो गया, आपका डेफिनेशंस हो गए। गुड्स देख लिए। गुड्स इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम्स, एक्सक्लूड बता दिया। सर्विसेज एक्सक्लूड गुड्स, एक्शनेबल गुड्स मतलब एक्शनेबल क्लेम भी आ गया, हट गया उसमें से। और मनी एंड सिक्योरिटीज, बट स्पेसिफिकली यूज ऑफ मनी के लिए कमीशन है या कन्वर्जन ऑफ मनी के लिए जो कमीशन चार्ज हो रहा है फॉर कंसिडरेशन, जो ये दो एक्टिविटीज हो रही है,
प्लस एक और एक्टिविटी बता रहा हूँ, सिक्योरिटीज ना गुड्स है ना सर्विस है, लेकिन सिक्योरिटीज को फैसिलिटेट कर रहा है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस को, वो एक्टिविटीज भी इट इज टू बी ट्रीटेड एज सर्विस, मतलब उस पर लेवी ऑफ जीएसटी होगा। जो गुड सर्विस नहीं है उस पर तो वहां से बाहर होगा, जो शेड्यूल जो सप्लाई नहीं है वो यहाँ से बाहर होगा। मतलब कई कई चीजें बाहर क्यों निकल रहा है, लेवी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सेक्शन 7 में नहीं बैठ रहे और 9 में नहीं जा रहे, ये ट्रेवल नहीं हो रहा है, ये चेन है एक पर्टिकुलरली। लेट्स सी सेक्शन 7(2)(a बोल रहा हूँ, 7(2)(a) में हमने देखा सेक्शन 7(2), उसके अंदर शेड्यूल 3 है, पर्टिकुलर एक्टिविटीज आर नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। एग्जेम्प्ट मत बोलना, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा आपसे अगर आपने इसको एग्जाम बोला तो लॉ की नजर में पाप कर दिया आपने बहुत बड़ा। ओके, तो पहले हम देखेंगे, हम कसम खाते हैं कि हम इसको एग्जाम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ये सप्लाई ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, सप्लाई क्यों, कौन सी एक्टिविटीज नहीं है, अब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये नेगेटिव लिस्ट जैसा था, पहले सर्विस टैक्स में भी रहता था कि पर्टिकुलर एक्टिविटीज को हम बाहर ही कर देते थे, लेवी नहीं होने देते थे। एग्जेम्पशन अलग चीज है, वहां पे भी क्लियर था, यहाँ पे भी क्लियर रखो, एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन कायम है सेक्शन 11 में, मैंने यही काट के रख दिया उसको, एग्जेम्पशन बाद में देखो। ओके, क्या है एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, शेड्यूल 3 की पहली एक्टिविटी जो नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज। एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज मतलब इन कोर्स इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज जो प्रोवाइड की है। तो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज में बेसिकली एक वेजेस, सैलरी जो नाम से देना है तो, बट इन कोर्स एंड इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट अगर आप कंसिडरेशन उसको मिल रहा होगा देन लेवी मत करना उस पर जीएसटी, इट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। प्री मैच्योर टर्मिनेशन, क्या सोचते हैं आपके हिसाब से आना चाहिए? देखो, प्री मैच्योर टर्मिनेशन के अगेंस्ट रिट्रेंचमेंट कर रहे हैं, वॉलंटरीली निकाल रहे हो आप एम्प्लॉय को, और उसके अगेंस्ट प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो रहा है, उसका जल्दी निकाल रहे हो आप, उसके लिए उसको एक कॉम्पेंसेशन दे रहे हो। ये वो करता था काम, उसके लिए दे रहे हो कि तू जल्दी छोड़ के जा, रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट ही है, ठीक है, रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट ही है, तो इसीलिए ये भी इंक्लूड किया गया है एम्प्लॉयमेंट सर्विस में। बट नॉन कॉम्पीट फीस, मतलब यहाँ से निकल के कहीं और बिजनेस मत कर, हमारे इतने जुरिस्डिक्शन में जो ऐसा पैसा मिलता है इस चीज का, नॉन कॉम्पीट फीस, यहाँ कॉम्पीट मत कर, मेरे को कॉम्पीट मत कर, उसके मैं आपको अगर पेमेंट दे रहा हूँ देन स्पेसिफिकली ये एक बिजनेस प्रोफेशन रिलेटेड है, इसको एम्प्लॉयमेंट से मत जोड़ना, ये नॉट कवर्ड इन शेड्यूल 3, ठीक है, नॉन कॉम्पीट फीस, ठीक है, ठीक है। पहली एक्टिविटी कवर्ड। सेकंड एक्टिविटीज कौन सी है? सेकंड एक्टिविटी इज कोर्ट ट्रिब्यूनल ने जो सर्विस दी। थर्ड, कोर्ट ट्रिब्यूनल में क्या आएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ट्रिब्यूनल में क्या नहीं आएगा? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। उसके बाद में एमपीज, एमएलए, लोकल अथॉरिटी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पंचायत, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी, ये जो मेंबर्स है पर्टिकुलरली, ये मेंबर्स की सर्विसेज जो है, ठीक है, ये मेंबर्स की सर्विसेज भी शेड्यूल 3 में नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, ठीक है। हम नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई की प्रैक्टिस कर लो, यहाँ पे जब भी पढ़ेंगे तो बोलेंगे विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 जो मैंने लास्ट सेशन में करा है, ये इसलिए छोटा लिखा है मैंने फॉर रिवीजन पर्पस इनिशियल। अच्छा, यहाँ पे क्या बोलेंगे? नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। फोर्थ एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, मतलब अभी देखो एमपी एमएलए ये एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में नहीं कवर हुए हैं, ये गवर्नमेंट के लोग हैं, ठीक है, तो इनको बाहर निकालना है सप्लाई के डेफिनेशन से, स्पेसिफिक लाया, ठीक है, यहाँ पे भी स्पेसिफिक लाया। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मतलब गवर्नमेंट के लॉ ऑर्डर देखने वाले, जैसे गवर्नर है या पर्टिकुलर लॉ एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं वो लोग भी यहाँ पे कवर्ड। चेयरपर्सन, मेंबर, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ये भी यहाँ पे कवर्ड है। ये एम्प्लॉयमेंट में नहीं हुआ ना कवर, तो यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब गवर्नमेंट के लोगों के लिए बहुत रिलैक्सेशन है, ठीक है, यहाँ पे। पर कौन से? जो गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट काम भी अपने लिए कर रही है, तो गवर्नमेंट के जो पोस्ट पे है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी में चेयरपर्सन, मेंबर, डायरेक्टर है, उसके बाद में एमपी, एमएलए, उसके बाद में मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, लोकल अथॉरिटी, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, ये सब लोग आ गए अदर देन एम्प्लॉयमेंट। अब हम देखेंगे कुछ नए। नंबर 6 पे आएगा फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रीमेटोरियम, मॉर्टुअरी सर्विसेज। ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हूँ मैंने, फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रीमेटोरियम, मॉर्टुअरी सर्विसेज। इसका मतलब क्या है? जो दफन करने की सर्विसेज है, जो फ्यूनरल का चार्ज जो लिया जा रहा है, उसके बाद में उसको दफन करना जा रहा है, जो दफन करते हैं डिसीज पर्सन को, उसके बाद में मॉर्टुअरी सर्विसेज, सब ये डेथ रिलेटेड है, डिसीज पर्सन के रिलेटेड जो भी सर्विसेज। इवन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, ठीक है, गाड़ी अच्छी दिख रही होगी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज,
ये जो है डिसीज पर्सन के लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जा रही है, बिल्कुल नहीं लगेगा उस पर जीएसटी। इवन इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन शेड्यूल 3, मतलब नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। तो फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रीमेटोरियम एंड मॉर्टुअरी सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन डिसीज। उसके बाद में सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इसका स्पेसिफिक ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ठीक है। सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग बट सब्जेक्ट टू पैरा 5 शेड्यूल, पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2, ठीक है। शेड्यूल 2 हमने देख लिया है ऑलरेडी कि सेक्शन 7(1)(a), 7(1)(a) नहीं 7(1)(a) स्पेसिफिकली 1A सेक्शन बोल रहा हूँ मैं। तो सेक्शन 7(1)(a) में जो बोला है कि शेड्यूल 2 है, उसमें क्या बोलता है ये, तो लैंड एंड बिल्डिंग का आपको सेल अगर है, ठीक है। मैं 2 चीजें बताता हूँ कब ये ट्रीटेड। देखो 7 ये सब्जेक्ट टू पैरा 5 शेड्यूल भी मतलब है सर्विस कवर्ड है, ये सर्विस बोलते हैं इसको। अब ये जो सर्विस है ये है क्या, मैं ये बता देता। पैरा 5 वाली, ठीक है, शेड्यूल 2 के अंदर पैरा 5 में, अगर पैरा 5B में आ गया शेड्यूल 2 के, तो आप भूल जाओ ये सर्विस है। मतलब क्या, आपको कोई कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है बिल्डिंग, ठीक है, फ्लैट बिल्डिंग करके बना के दे रहा है, गलती ये मत करना कि आपने कंसिडरेशन उसको 1 रुपी का भी कंसिडरेशन, ठीक है, आप उसको कुछ भी कंसिडरेशन मत देना। एक्ट फॉरबियरेंस भी आता, इवन आप पैसे नहीं दे रहे, अगर आप 1 रुपी भी नहीं दे रहे, आप बोलेंगे मैंने कोई एक्ट फॉरबियरेंस कर दिया, वो भी कंसिडरेशन में आ जाएगा, वो रूल्स के थ्रू कवर्ड होगा। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ, हम रूल 27 जब देखेंगे अलॉन्ग विद सेक्शन 15, कंसिडरेशन को हम पूरा पकड़ेंगे वैल्यूएशन में। तो लेवी ऑफ जीएसटी के लिए मेन चीज यहाँ पे, आपने बिल्डिंग बनाने के लिए आपके पास कॉन्ट्रैक्टर है, आपने उसको कुछ भी कंसिडरेशन, एक्ट फॉरबियरेंस कंसिडरेशन अगर आपने उसको पहले दे दिए, काय के पहले दिए, आपने उसको अर्लियर एक्टिविटी पे दे दिए, अर्लियर उसके पहले दिए, बिफोर अर्लियर ऑफ, ठीक है। एक सेकंड, आपने कंसिडरेशन दिए, ठीक है, कंसिडरेशन कब दिए, बिफोर अर्लियर, मतलब दोनों में से जो भी अर्लियर है, फर्स्ट ऑक्यूपेशन या कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब वो सर्टिफाई हो गया कि ये बन गया फ्लैट आपका, या तो फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन में यानी आप रहने चले गए और आपने क्या करा, कंसिडरेशन ये दोनों एक्टिविटी के पहले दे दिया, मतलब आपने बुक कर दिया फ्लैट। इन शॉर्ट आपने बुक कर दिया, उसने बना के दिया, मतलब वो हो गया सर्विस। मतलब ये दोनों एक्टिविटी के अर्लियर में तो 1 रुपए भी मत देना उसको, 1 रुपए के एक्ट भी नहीं, फॉरबियरेंस भी नहीं, और 1 रुपए कंसिडरेशन मत देना। कंसिडरेशन की डेफिनेशन में एक्ट फॉरबियरेंस भी आता, कुछ भी मत देना उसको। तो फिर हम क्या बोलेंगे उसको कि वो सेल है। अगर आपने 1 रुपए बिफोर दे दिए, आपने दे दिए, कंसिडरेशन दिया, तो आपको सर्विस माना जाएगा, और सर्विस बन गया तो पैरा 5B शेड्यूल 2 पैरा 5B में चला जाएगा, और उसमें सर्विस हो गया यानी सप्लाई में चले गया यानी लेवी 9 में लग गया है, सेक्शन 9 में जो हम चेंज जो फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब ये अगर यहाँ नहीं आ रहा है, ये सेल कब रहेगा, जब एंटायर कंसिडरेशन, ठीक है, आपका एंटायर कंसिडरेशन आफ्टर अर्लियर, इसको मैं 1 बोलता, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी या कंप्लीशन, अर्लियर ऑफ 1 और 2 के बाद आपने पूरा कंसिडरेशन दिए, तो ये बोलेंगे हम सेल ऑफ बिल्डिंग। तो ये इसीलिए मैंने बोला कि सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2, इसीलिए बोला, ठीक है। तो क्या है, अगर एंटायर कंसिडरेशन पेड आफ्टर अर्लियर ऑफ फर्स्ट ऑक्यूपेंसी या कंप्लीशन सर्टिफिकेट, विच इज अर्लियर, इनमें से ये दोनों एक्टिविटी के अर्लियर में अगर बाद में कंसिडरेशन दे रहे होंगे आप एंटायरली पूरा कंसिडरेशन, इट विल बी ट्रीटेड एज सेल, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, लेवी ही नहीं होने वाली जीएसटी, सप्लाई ही नहीं है वो सेक्शन 7 में, 9 में जाने की जरूरत नहीं, 7 में नहीं है, तो ये सेल माना जाएगा, मतलब सप्लाई नहीं। सेल कब नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखो कि आपने कुछ भी, बिल्डर ने कुछ भी कंसिडरेशन ले लिया अर्लियर ऑफ फर्स्ट ऑक्यूपेंसी या कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले, और वो कंसिडरेशन उसने लेने के बाद में आप आके रह रहे, या आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल रहा, बाद में कोई भी अर्लियर एक्टिविटी दोनों में के, वो फर्स्ट ऑक्यूपेंसी या कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उनमें से जो 2 एक्टिविटी में से अर्लियर है, उसके पहले आपने कुछ ले, अगर उसको दे दिया बिल्डर को, तो ये सर्विस माना जाएगा। आपने बुक किया फ्लैट, आपको बुकिंग समझता होगा, तो ये सर्विस प्योरली आपका माइंड बोलेगा कि ये सर्विस है, बना के दिया उसने।
आप पूरा बनाने के बाद अगर ये दो एक्टिविटी के बाद, ये दो एक्टिविटी के अर्लियर के बाद में अगर जा रहे होंगे, अर्लियर आफ्टर, अर्लियर ऑफ 1 and 2, ये 1 and 2 के अर्लियर में अगर आप एक्टिविटी के बाद में आपने एंटर कंसिडरेशन डिपॉजिट किए, देन इट विल बी प्योरली ट्रीटेड एज सेल ऑफ बिल्डिंग, उसको कोई चैलेंज नहीं, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम्स क्या है? एक्शनेबल क्लेम्स शेड्यूल 3 में कवर्ड है। एक्शनेबल क्लेम्स शेड्यूल 3 में कवर्ड है। तो कौन से एक्शनेबल क्लेम्स कवर्ड है? एक्शनेबल क्लेम्स मतलब क्या? पहले तो एक्शनेबल क्लेम्स मतलब जहां पे अनसिक्योर्ड डेब्ट, आपके पास अनसिक्योर्ड डेटर्स है, आपको उनसे पैसे वसूलना है, आपको लेना है उनसे पैसे, रिकवरी करनी है, आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। आपके पास सिक्योरिटी है, लिखा के ले लिया आपने सिक्योरिटी, आप उसकी सिक्योरिटी से वसूल कर सकते हैं। नहीं है सिक्योरिटी, इसीलिए तो हम अनसिक्योर्ड डेटर्स के अगेंस्ट में कोर्ट के पास जाएंगे। हेंस एक बात तो साफ लगता है कि सिक्योर्ड डेटर्स आर नॉट एक्शनेबल क्लेम्स, बट अनसिक्योर्ड डेटर्स आर, अनसिक्योर्ड डेटर्स जो आप कोर्ट पे जाके वसूल सकते हो वो होते हैं हमारे एक्शनेबल क्लेम्स। ओके, तो एक्शनेबल क्लेम्स जो है शेड्यूल 3 में पूरी तरह से बाहर है। उसका जो पैसा मिलेगा एक्शनेबल क्लेम्स का, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, इट विल बी कवर्ड इन शेड्यूल 3। नो सप्लाई अंडर सेक्शन 7, नो लेवी अंडर सेक्शन 9। ये डायलॉग बोलोगे नहीं तब तक शेड्यूल 3 बैठेगा नहीं दिमाग में। ओके, एक्सेप्ट, अच्छा अब एक्शनेबल क्लेम्स तो 3 अनसिक्योर्ड डेब्ट आपने बोल दिए। अब ऐसी 3 चीजें जो एक्सेप्ट बोला है, एक्शनेबल क्लेम्स एक्सेप्ट जीबीएल, मैंने पहले सेशन में भी बोला था कि गैम्बलिंग, बेटिंग, लॉटरी, एक्शनेबल क्लेम्स जब गुड्स की डेफिनेशन बताया था कि इंक्लूड होता गुड्स में। बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी जो है ये 3 एक्शनेबल क्लेम्स ही शेड्यूल 3 में नहीं आते, मतलब इस पर लेवी है जीएसटी की। ये 3 एक्टिविटीज लेवी है जीएसटी की। कौन सी? बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी। जीबीएल याद रख लो, आपको आईपीएल जैसा कुछ याद रहता होगा तो, ठीक है। तो बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी पे अभी भी इस पे जीएसटी आएगा। इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई, ठीक है। और एक्शनेबल क्लेम्स जो है अदर देन बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी शेड्यूल 3 में है, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9, 10, 11 मैंने ऊपर लिखा, इस पे आपको वीडियो में अनकंफर्टेबल होता था। तो पॉइंट नंबर 9 पे कौन है? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन, बाय वन, नॉट पर्सन, बाय वन प्लेस विच इज एंटिटी, मतलब एंटिटी से एंटिटी में जा रहा है। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी यानी यूएसए, जो इंडिया में एरिया में नहीं आ रहा है, जिसमें इंडिया में लेवी होता है जीएसटी का। तो इंडिया के बाहर, टेरिटोरियल बॉर्डर के बाहर, ये लेवी जहां होता है इंडिया में, उसके बाहर सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो सप्लाई का हो रहा है इंडिया के बाहर से यूएसए, और वहां से जापान जा रहा है गुड्स। मैं कर रहा हूं ट्रांजैक्शन, अपन यूएसए से जापान जा रहा है, तो यूएसए और जापान देखेंगे ना उसको। तो वहां जहां अपन क्या बोलते हैं, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अरे बाबा, डेस्टिनेशन कौन से स्टेट को रेवेन्यू दोगे? पहली बात, ठीक है। यहाँ पे कंजम्पशन है भी क्या गुड्स का? इसीलिए लॉजिकली आप देख लो, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी अगर सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, गुड्स की बात कर रहा हूं मैं, और कोई सर्विस तो मैं यहाँ, मेरे यहाँ से ही दे दूंगा ना उसको, थर्ड पर्सन से क्यों दूंगा? लॉजिकल है। तो मैं गुड्स बाहर के बाहर ही अवेल करके, इंडिया के बाहर से, यूएसए से जापान दे रहा हूँ, यूएसए से चाइना भेज रहा हूँ, ओ चाइना कुछ मत भेजो, यूएसए से जापान भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, शेड्यूल 3 में इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। एग्जैक्ट पॉइंट क्या है कि हम जब वो उधर टैक्स होगा तो हम यहाँ टैक्स क्यों करें, उसको डबल टैक्सेशन आएगा, ये लॉजिक है। उसके बाद में वॉर हाउस गुड्स है, और ये 2 भी अमेंडेड है। वॉर हाउस गुड्स अमेंडमेंट्स 31 अक्टूबर तक के लिए है यहाँ पे कवर्ड। तो वॉर हाउस गुड्स जो है, ठीक है, वॉर हाउस गुड्स शेड्यूल 3 की बात कर रहा हूं मैं। वॉर हाउस गुड्स मतलब जो गुड्स आपके इंपोर्ट प्लेस पे आ गए हैं, कस्टम पोर्ट पे आ गए हैं, और उसका पेंडिंग क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन है, आपने ड्यूटी भरा नहीं, होम कंजम्पशन के लिए निकाले नहीं, इसलिए वो वॉर हाउस में चले जाते हैं। टेम्पोररी पीरियड में आपको बॉन्ड बनाना पड़ता है, सब कुछ है उसमें। और वो वॉर हाउस गुड्स जो है बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन आपके वॉर हाउस में पड़े, पर आपने क्या करे, ट्रांसफर कर दिए वो वॉर हाउस गुड्स को, सेल कर दिए, सप्लाई कर दिए वॉर हाउस गुड्स, वन पर्सन ने दूसरे पर्सन को दे दिए। तो साफ साफ बात है, इंपोर्ट पे जब आएगा वो गुड्स का, पहली बात तो गुड्स का मैं लेवी बता देता हूँ, यहाँ पे नहीं कवर दिखेगा आपको, पर गुड्स की लेवी जो है जब इंपोर्ट होता है तो कस्टम एक्ट करता है, ठीक है। कस्टम एक्ट ऑलरेडी उसको प्रॉपर वैल्यूएशन पे करने वाला है, बेसिक कस्टम ड्यूटी निकालेंगे आप, एसीडी निकालेंगे, उसके बाद में जब वो वॉर हाउस से क्लियर होगा तभी तो ड्यूटी वसूलेंगे उससे।
अब एक पर्सन दूसरे पर्सन को बेच रहा है, हमको तो वॉर हाउस गुड्स के वक्त एक टाइम दे दे, गवर्नमेंट का बोलना है ड्यूटी, एक बार कहीं भी दे दे तू पॉइंट में, बार बार थोड़ा ना इंपोर्टर को बुलाएंगे हाँ भाई तूने इसको सेल किया, एक बार डोमेस्टिक क्लियरेंस होने तक जितना घूमना है घूमने दो, ट्रांसफर होने दो। वॉर हाउस में गुड्स पड़े ना, जिस दिन निकलेंगे उस दिन वसूल लेंगी गवर्नमेंट जो वैल्यू पे लेना है। अभी उस पे उसके ये जो सेल ट्रांजेक्शन इंडिया में लोकली जो कर रहा है, ये इंपोर्टर, एक इंपोर्टर दूसरे को दे रहा है कि तू ले ले वहां से क्लियर करा ले, हो सकता है वॉर हाउस से उसका क्लियरेंस कराने के पैसे नहीं होंगे, गुड्स पे लेवी हैवी होगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा, या तो सेल कर रहा होगा मंगा के देके। तो इस केस में हमको इतना समझ में आता, वॉर हाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन कस्टम एक्ट से गवर्न होगा, वहां लेवी होगा, और यहाँ के जो सेल ट्रांजेक्शन है वो बीच में जीएसटी में सप्लाई नहीं गिने जाएंगे। ओके क्योंकि यहाँ कहीं तो भी सेल कस्टम एक्ट में अफेक्ट कर रहा था, ये वाला एक्टिविटी सप्लाई में चले जाता है, इसके लिए शेड्यूल 3 में ला लिया, शेड्यूल 3 में ला लिया, मतलब नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। तो ये वॉर हाउस गुड्स का हो गया। बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, होम कंजम्पशन के बाद अगर आपने बेचना चालू करे, एक ने दूसरे को बेचा, तो अब तो लोकल आ गया है, ओपन हो गया है, अब तो उस पर सप्लाई लगेगा सेक्शन 7(1)(a), और नहीं तो शेड्यूल 1 में अगर फ्री में आप दे रहे होंगे, आरटीसी अवेल कर लिया होगा परचेस के वक्त, वो सब पॉइंट्स डिस्कस है अभी पूरे, ठीक है। एक बार जब तक बिफोर होम कंजम्पशन है, बिफोर होम कंजम्पशन है तो, और सेकंड लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं मैं, वो है टाइटल ट्रांसफर, मतलब जब शिप आई नहीं, सेम अभी वॉर हाउस से निकले नहीं, अभी शिप आई नहीं हमारे, अब हमारा शिप जो है वो रास्ते में अटक गया है, रास्ते में क्या पानी में अटक गया है मिनटू से, तो टाइटल जो है से वहां पे जो गुड्स आ रहे हैं, हमारे जो गुड्स ट्रेवल में अटके हैं, अभी कस्टम पोर्ट पे आए नहीं, होम कंजम्पशन क्लियरेंस दूर की बात है, तो अप टू आपका कस्टम पोर्ट पे आने तक, कस्टम क्लियरेंस तक होने तक, बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, वो टाइटल ट्रांसफर, अगर आपके पास टाइटल है उस गुड्स का, वो गुड्स आ रहा है, आप ये पेन है, पेन का बॉक्स है समझो, और ये पेन का बॉक्स के आपके पास टाइटल है, आपने वो ट्रांसफर कर दिया, किसी और को सेल कर दिया, अभी ये वॉर हाउस गुड्स नहीं है, ये आपके ट्रेवल में अटके हैं, ट्रांसपोर्ट में आया है, बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, ये केस में भी ध्यान रखना, ये केस को भी अप्लाई है, दोनों को है, तो फिर ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। स्टिल लॉजिक इज सेम, एक बार इंपोर्ट होने दो, वसूल लेगा कस्टम अथॉरिटी उससे, आईजीएसटी भी लेगा, एसीटी 373539 जो भी है वो बाद में देखेंगे हम, पर हाँ लॉजिक्स बता दिया आपको, क्योंकि वो कस्टम एक्ट गुड्स का है, कस्टम एक्ट गवर्न करता है, सर्विसेज है, सेक्शन 7(1) भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस ले लेता है, आप देखेंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर्टिकुलरली यहाँ पे स्नैच किया हुआ है, उसके बाद में इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन बिटवीन रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया ऑफ सेम पर्सन, तो वो भी हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस शेड्यूल 1 में विदाउट कंसिडरेशन में कवर करा है। बाकी गुड्स आपको कहीं नहीं दिखेगा, गुड्स का वैल्यूएशन सब चीजें वहां पे ली जाएंगी कस्टम एक्ट, ठीक है। ये लॉजिक्स भी बता दिया मैंने क्यों आए, क्योंकि हमको जीएसटी इस पे लेवी नहीं करना है, कब तक, जब तक होम कंजम्पशन क्लियरेंस होता नहीं, उसके होम कंजम्पशन क्लियरेंस के बाद में जो भी सप्लाई होंगे, इवन हायरिंग रेंटिंग पे भी गुड्स दे रहे होंगे आप, हर चीज पे ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, बार्टर कर रहे होंगे, हर फॉर्म ऑफ सप्लाई कंसिडरेशन के लिए हो 7(1)(a) में, विदाउट कंसिडरेशन में 7(1)(c) में होगा, तो वो कवर होते जाएंगे, ठीक है। और 7(1)(c) विदाउट कंसिडरेशन ये तो भूलना मत, और ये नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, मेरा बोलना यही है, एग्जेम्पशन मत बोलो आप, ये पर्टिकुलर एक्टिविटी शेड्यूल 3 इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। और शेड्यूल 7(2)(a) हमने देख लिया, 7(2)(b) में अब शॉर्ट में बता देता हूँ, ये तो ठीक है, यहाँ पे तो समझे। 7(2)(b) में दो है, एक तो म्युनिसिपैलिटी ऑब्लिक पंचायत की एक्टिविटी, ये सिर्फ गवर्नमेंट के है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इनके लिए पर्टिकुलर एक्टिविटीज को हम सप्लाई बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये जो सप्लाई है ये मानने वाले नहीं है, ऐसे गवर्नमेंट के लिए स्पेसिफिक एग्जेम्पशन है, हम करेंगे ऐसे फंक्शन जो म्युनिसिपैलिटी को इंटरेस्टेड है, हमको नहीं मिलने वाले, ठीक है। ये मैं 7(2)(a) की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 7(2)(b) सॉरी। तो गवर्नमेंट का एक्टिविटीज, एक तो म्युनिसिपैलिटी पंचायत के फंक्शन जो एक्टिविटी करेंगे एज ए पब्लिक अथॉरिटी, और सेकंड अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस मतलब ड्रिंक्स, दारू, इसके जो लाइसेंस है ये स्टेट गवर्नमेंट जो देती है, ये सप्लाई, ये लाइसेंस फी, मैंने बोला था ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, उसमें लाइसेंस, लीसिंग, लाइसेंसिंग सभी जाएगा, हायरिंग, तो लाइसेंसिंग ये मत लेके जाना। एक्चुअली क्या है, जब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का क्या कहना है कि भाई जब लीकर फॉर होम कंजम्पशन तुम्हारे लेवी में आया नहीं, अभी तक जीएसटी में सेक्शन 9 में लेवी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एक्सक्लूडेड है,
ठीक है, इतने दूर के सपने मत देखो जीएसटी लेवी करने के। अल्कोहलिक लिकर फॉर होम कंजम्पशन आया ही नहीं तो उसके लाइसेंस भी हम ही करेंगे ना, स्टेट गवर्नमेंट का बोलना है, वो उस पर सप्लाई मार के हमसे तुम वसूल होंगे, ये गलत है ना। जीएसटी उस पर नहीं आना चाहिए। जब लेवी इधर नहीं है तो उधर का भी निकाला। जैसे हमने कस्टम एक्ट का देखा, लॉजिक्स आपको थोड़े ठीक होने चाहिए कि ये क्लिक कहा मैंने करा के दिया आपको कि कस्टम एक्ट में जब पूरा वसूलेंगे वो, तो जब तक होम कंजम्पशन क्लियरेंस नहीं होता जीएसटी एक्ट एक्टिव नहीं होने वाला है, वहां पे विवाद है। ठीक है, आपको फोकस लॉजिक्स पे रखो। लॉजिक्स अगर पता है इट विल ऑटोमेटिकली कैरी यू अ मैजिक। आपको सेक्शन नहीं याद रखना पड़ेगा, आपको सब दिमाग में चला जाएगा। ठीक है, अब हमने 7(2)B में 2 ही एक्टिविटीज नोटिफाइड है गवर्नमेंट स्पेसिफिक, जो पता है आपको, म्यूनिसिपैलिटी फंक्शन, पंचायत फंक्शंस और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट देती है उस पर जीएसटी नहीं है। लॉजिक सबके बता दिया आपको, हर चीज का, और रिविजन्स भी कराया पहले सेशन में। अभी मैं सेकंड सेशन का रिवीजन चालू कर रहा हूँ वापस, जो पढ़ा है शेड्यूल 3 सेक्शन 7(2)A। शेड्यूल 3 सेक्शन 7(2)A में हम बेसिकली देखेंगे पर्टिकुलर एक्टिविटीज नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई। दिमाग में रखो, नेगेटिव लिस्ट है ये, कभी एग्जाम्पशन मत बोलना। सेक्शन 11 में एग्जाम्पशन है, वहां पे पर्टिकुलरली एक्टिविटी पे लेवी है, सप्लाई है, वो ये सप्लाई ही नहीं है, इसका दूर दूर तक एग्जाम्पशन में घुसीटना मत। इसको एग्जाम्पशन से लेना देना ही नहीं। जब हम सप्लाई नहीं है सेक्शन 7 में बैठते ही नहीं तो लेवी कहां से आएंगी, एक दिमाग में डाल लो। ये सीजीएसटी एक्ट की प्रोविजन है। एसजीएसटी एक्ट, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, सीजीएसटी एक्ट एसजीएसटी एक्ट ये लाइन टू लाइन मैच होता है, इवन सेक्शन इसके लाइन टू लाइन मैच हो रहा है, तो सीजीएसटी एक्ट ही आप ध्यान में रखो। और आईजीएसटी एक्ट के जहां सेक्शंस आएंगे मैं आपको नोटिफाई करते चलूंगा जब भी आईजीएसटी का कोई सेशन लूंगा। अभी सीजीएसटी एक्ट के सेशन चल रहे हैं। ओके, लेट्स डू रिवीजन। अभी 3-4 मिनट्स के अंदर हमको रिवाइज करना है। शेड्यूल 3 सेक्शन 7(2)A पूरा रिवीजन है। पर्टिकुलर एक्टिविटीज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, इट विल नेवर कॉल इट एज एग्जाम्पशन। मेरा डायलॉग ये याद रखना, ये सप्लाई ही नहीं है, सेक्शन 7 में लेवी ही नहीं है, सेक्शन 9 में सेक्शन 7 में सप्लाई नहीं है, सेक्शन 9 में लेवी भी नहीं है। ये डायलॉग बोलते रहोगे तो भूलोगे नहीं। सेक्शन जब भी शेड्यूल 1 दिखेगा तो विदाउट कंसिडरेशन दिखने होना, नहीं तो ये एक्टिविटी को तुम कंसिडरेशन के साथ भी शेड्यूल 1 में घसीटना चालू कर दोगे, तो वो देख लेना है। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज के अंदर क्या इंक्लूडेड है? प्री मैच्योर टर्मिनेशन, वॉलंटरी या रिटायरमेंट या रिट्रेंचमेंट में कुछ आप उसको प्री मैच्योर टर्मिनेशन के लिए कॉम्पेंसेशन दे रहे हो एम्प्लॉय को, वो भी कवर्ड है। तो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज इन कोर्स इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, बट एक्सक्लूडिंग क्या करेंगे हम? एक्सक्लूड करेंगे नॉन कॉम्पिट फीस, बिकॉज वो सोच के ट्यूनिंग लग जाता कि है ये बिजनेस प्रोफेशन ना करने की फी मिली है, इट इज नॉट इन एम्प्लॉय। ठीक है, सेकेंड एक्टिविटी कौन सी एक्सक्लूडेड है फ्रॉम सप्लाई, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई? इट इज सर्विसेज बाय कोर्ट ट्रिब्यूनल, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके बाद में ट्रिब्यूनल में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इसमें नहीं आता। इवन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और बाकी प्रोविजंस हम एग्जाम्पशन और आरसीएम में देखेंगे। उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या है? सर्विसेज बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर, मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटी। ये सर्विसेज भी कभी सप्लाई मत मानना। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वाले ये सर्विसेज भी अंडर प्रोविजंस ऑफ लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं वो भी नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। उसके बाद में चेयरपर्सन, मेंबर, डायरेक्टर नॉट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी नॉट ट्रीटेड एज सर्विस, मतलब एम्प्लॉयमेंट में नहीं गिरे, स्पेशल इफेक्ट दे दिया इनको, स्पेशल इनकी स्पेशल खातिरदारी करी है। उसके बाद में 6 फ्यूनरल ब्यूरियल, इस पे लगना भी नहीं चाहिए। फ्यूनरल ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम, मॉर्टुअरी सर्विसेज ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लाया है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, ये भी अपने डिस्कस कर लिए। उसके बाद में मैं स्टार पॉइंट यहाँ पे बहुत फोकस रखना है, ये फोकस आखिरी तक काम आएगा इसका फोकस। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, ये शेड्यूल 3 में है, बट सब्जेक्ट टू पैराफाई क्लॉज बी, पैराफाई क्लॉज 2, सॉरी पैराफाई क्लॉज बी, क्लॉज 2 नहीं, क्लॉज बी है, सॉरी शेड्यूल 2 पैराफाई क्लॉज बी, शेड्यूल 2 पैराफाई क्लॉज बी, ये क्या है? सर्विस है। इसको छोड़ के सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग शेड्यूल 3 में है, मतलब नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, और ये जो सर्विस है ये ट्रीटेड एज सप्लाई। अब हमारे को क्या ध्यान रखना है? पैराफाई वाली सेल ऑफ बिल्डिंग है क्या? हमको शेड्यूल 3 में इतना ध्यान रखो, ये क्या है? शेड्यूल 3 मतलब सेल ऑफ बिल्डिंग के रिलेटेड, मतलब आपको एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर अर्लियर ऑफ फर्स्ट ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट विच इज अर्लियर, उसके बाद में एंटायर कंसिडरेशन मिला है बिल्डर को, आपने दिया है। अगर उसके बाद जा रहा है कंसिडरेशन फॉर बिल्डिंग, इट विल बी टोटली ट्रीटेड एज सेल। कोई भी एक अर्लियर एक्टिविटी ट्रिगर बन दो, उसके बाद दो उसको कंसिडरेशन, ठीक है।
एक्शनेबल क्लेम्स बता दिया, अनसिक्योर्ड डेट जहां आप कोर्ट के पास जाके रिकवरी करने वाले हो। तो एक्शनेबल क्लेम्स जो है, बेसिकली एक्शनेबल क्लेम्स जो है उसके अंदर 3 एक्टिविटीज जो है उसको छोड़ के सभी एक्शनेबल क्लेम्स आर कवर्ड इन शेड्यूल 3, मतलब नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई एक्सेप्ट बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, जीपीएल को याद रखो, ये तीनों एक्टिविटी छोड़ दो तो बाकी सब शेड्यूल 3 में मतलब नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। फिर पॉइंट नंबर 9, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब यूएसए टू जापान, जो मैंने एग्जांपल लिया। ये गुड्स का है, सर्विस का नहीं है। मैं इंडिया में बैठो, बाहर के बाहर सप्लाई करा 2 देश में, ठीक है, बाहर के बाहर सप्लाई कराया मैंने, तो ये 9 में गया। 10 में मैं क्या बोल रहा हूँ, वॉर हाउस गुड्स, और 11 का भी साथ में ले लेता हूँ मैं टाइटल। एक तो वॉर हाउस डिपॉजिटेड गुड्स में आप सप्लाई कर रहे हो बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, एक तो हाई सी सेल जो मैंने बोला जिसमें आप, और एक लॉजिक भी बता रहा हूँ, और हाई सी सेल जो मैंने बोला उसमें ये भी बिफोर होम कंजम्पशन, मतलब अभी तक पोर्ट पे आया नहीं, गुड्स बाहर से इंपोर्ट हो रहा है और आपने टाइटल ट्रांसफर कर दिए, यानी आपने सप्लाई कर दी है, तो ये नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, ये सप्लाई नहीं माना जाएगा ये एक्टिविटी को, आपने सप्लाई करे भी तो। लेकिन कब, बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। जीएसटी एक्ट कहाँ एक्टिव हो जाएगा ये दिमाग में डाल लो। होम कंजम्पशन तक तो कस्टम एक्ट देख लेगा, निपट लेगा। होम कंजम्पशन तक गुड्स का स्पेसिफिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो देख लेंगे कस्टम एक्ट 1962। आपको क्या है याद रखना है, वहां पे वहां का छोड़ दो सेक्शन 1516, पर यहाँ पे आपको याद रखना है शेड्यूल 3 में कि उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो वो देखेगा ही, प्लस होम कंजम्पशन तक होने वाले, बिफोर होम कंजम्पशन तक होने वाले सप्लाई भी होंगे, चाहे वो रास्ते में हो जाए बिफोर इंपोर्ट, या हाईसी सेल में, चाहे वो वॉर हाउस में डिपॉजिट हुए बिफोर होम कंजम्पशन क्लियरेंस तक हो जाए। तो ये जो है बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, ये कस्टम एक्ट ये भी गवर्न करेगा। जिस समय ये क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी पे होके ये बाहर घूमना चालू हो गया गुड्स, आपने जहां जहां सप्लाई किए, जहां जहां रेंटिंग किए, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। इस पे लेवी होगा यानी सप्लाई है। सेक्शन 7 यानी लेवी होगा जीएसटी। सेक्शन 9 ऐसा बोलते रहो, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया शेड्यूल 3 का डिस्कशन। होप सो आपको पहला सेशन थोड़ा उसमें पहले सेशन से अभी आपको इम्प्रूवमेंट लगाऊंगा और आपको रिविजन से थोड़ा ग्रिप मिला होगा और आपके सेक्शंस भी दिमाग में चालू हो गए होंगे और आपका लिंकिंग हो रहा होगा, लॉजिक्स आपको पता चल रहे होंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस में किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है ये आपको पता चल रहा होगा। और आई एम CA करण तोष्णीवाल, शुरुआत में भी पता है वीडियो के, और माई टीचिंग इज माई हॉबी बेसिकली। एंड मेरे को रिवाइज जो भी बोला है मैंने आपको रिवाइज करा के दे दिया है। और इसके बाद में जो टॉपिक्स होंगे, जो भी सेशंस आएंगे, वो टॉपिक वाइज क्लिप्स आएंगे आपको, ठीक है। तो शेड्यूल 3 कवर्ड है और आपको पहला सेशन पूरा रिवाइज कवर्ड है और शेड्यूल 1 भी कवर्ड, ठीक। थैंक यू एंड